अस्सलामुअलैकुम। डर्माटोलॉजी मॉड्यूल को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्नी। एक्नी जो है बेसिक्यूज और ऑस्पी दोनों के ही लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो है आपने टाइप्स ऑफ स्कारिंग अच्छे से समझनी है, इसकी ट्रीटमेंट को अच्छे से समझना है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्ने होती क्या है। ये एक क्रॉनिक स्किन डिजीज़ होती है जो कि इन्वॉल्व करती है ब्लॉकेज या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ द पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स। सो एक्ने से रिलेटेड अगर बीसीक्यू आ जाए कि कौन से ग्लैंड्स को ये इन्वॉल्व कर रहा है, सो दैट इज़ द पाइलोसेबेशियस ग्लैंड। और वो भी कौन से वाला एसोसिएटेड विद द हेयर फॉलिकल्स। अब आपने यहाँ से ना एक्ने की साइड समझ लेनी है कि एक्ने फिर होगी कहाँ, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होंगे, जैसे कि फेस, बैक, चेस्ट और एनोजेनाइटल एरियाज पे। देन सेबेशियस ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। So sebaceous glands are the glands that contain halocrine cells। ये जो halocrine cells होते हैं ये हमारे पास lipids को secrete कर रहे होते हैं, जिसमें आ जाते हैं टैग्स, ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स, वैक्स ईस्टर्स एंड एस्टेरोल्स। और ये जो पूरी इसकी secretion होती है ना, sebaceous gland की secretion that is lipid in nature is known as sebum। ये हमारे पास जो इसकी सिक्रीशन है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस से सिक्रीट होते हैं ये। और कौन से हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन्स इनकी सिक्रीशन करवा रहे होते हैं। तो एंड्रोजन हार्मोन आपने याद रखना है, क्योंकि आगे जब मैं इसकी टाइप बताऊंगी तो ये बताऊंगी कि ये मेल्स में कॉमन होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बिकॉज हार्मोनल चेंजेस। देन फंक्शन की बात की जाए तो उसमें ये आ जाता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं स्किन को वाया देयर लिपिड सिक्रीशंस एंड प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं स्किन को अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एक थिक लेयर्स बनाकर ये क्या कर रहे होते हैं कि जो बैक्टीरिया की पेनिट्रेशन वगैरह ना उससे बचा रहे होते हैं, कि एक अच्छा सा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्किन को। देन पैथोजेनेसिस की बात की जाए सो इसकी हमारे पास 4 बेसिस पे पैथोजेनेसिस है कि एक्ने की फॉर्मेशन में ये 4 चीज़ें रोल प्ले करती हैं। नंबर 1 इज़ फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस। वर्ड समझ लेंगे तो पूरी पैथोजेनेसिस खुद ही समझ आ जाएगी। हाइपरकेराटोसिस क्या है? स्किन की थिकनिंग हो जाना। फॉलिक्यूलर का क्या मतलब है? हेयर फॉलिकल्स के अराउंड। सो हेयर फॉलिकल्स के अराउंड कैरोटिन की डिपोजिशन होगी। अब जब वहाँ पे कैरोटिन डिपॉजिट हो जाएगा तो स्किन हमारे पास थोड़ी सी रीज्ड नज़र आएगी। तो हमारे पास फॉलिक्यूलर चैनल्स जो होते हैं वहाँ पर कैरोटिन डिपॉजिट हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास प्लग अपीयरेंस नज़र आ रही होती है। फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस में आपने 2 वर्ड्स सुने होंगे, नॉर्मली लेमन टर्म्स में भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वाइट हेड एंड ब्लैक हेड ना। सो जो वाइट हेड होते हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड कॉमिडोन्स। इन्हें क्लोज्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो ये मैंने बताया ना फॉलिक्यूलर चैनल जी पूरी तरह से बंद हो जाता है। फॉलिकल पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो कोई सिक्रीशन बाहर नज़र नहीं आएगी, तो वो वाइट हेड अपीयर होगा। जबकि जो ओपन कॉमिडोन्स होते हैं जो कि ब्लैक हेड होते हैं, इसमें हमारे पास ओपनिंग रह जाती है, उस ओपनिंग की वजह से पिगमेंट बाहर आता है और एक डिपोजिशन कर देता है दैट अपीयर्स एज ब्लैक। देन वी हैव एक्सेस सीबम प्रोडक्शन के हमारे पास जो इसका सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो रही है, सीबम ज़्यादा बन रहा है। अब सीबम किसकी वजह से ज़्यादा बनेगा? एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। तो एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, उसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, सीबम एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट विल लीडिंग टू द एक्ने। देन वी हैव प्रोपियोनोबैक्टीरियम्स। सो ये हमारे पास प्रोपियोनी बैक्टीरियम्स जो होते हैं, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई, प्रोपियोनी होता है, जो कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स होते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ने फॉर्मेशन। देन इन्फ्लेमेशन की बात की जाए सो वी हैव कि हमारे पास जो सीबम एक्यूमुलेट हुआ होता है ना, वहाँ पे सुपर इम्पोज हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इन डिटेल बताती हूँ इन अ फ्लो चार्ट, बट बेसिक पैथोजेनेसिस आपको पता होनी चाहिए। नाउ स्टार्टिंग विद द कि ये हो कैसे रहा है। सबसे पहले फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटिनाइजेशन हो रही है, क्योंकि कैरोटिन बढ़ रहा है। अब कैरोटिन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा? कैरोटिन वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से फॉलिक्यूलर चैनल ब्लॉक हो गया। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो कैरोटिनोसाइट्स की डिस्क्वेमेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। हाइपरकेराटोटिक प्लग बन जाता है, क्योंकि स्किन की थिकनिंग हो रही होती है, फॉलिकल्स ब्लॉक हुए होते हैं, तो कैरोटिन डिपॉजिट हो रहा होता है, तो कॉमिडोन्स बन जाते हैं। अब क्या होगा? जब फॉलिकल्स ब्लॉक हैं, सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन बाहर जा नहीं सकती, तो वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड इनलार्ज होता जाएगा, उसकी सिक्रीशन बढ़ती चली जाएंगी। अब हमारे पास जो सीबम एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, दैट सर्व्स एज अ ग्रोथ मीडियम फॉर द प्रोपियोनी बैक्टीरियम्स, जो कि एक्ने को कॉज करवाते हैं। अब उस सीबम
एक हमारे पास ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करे फॉर द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया वहाँ पे आके अपनी प्रोलिफरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब जब बैक्टीरिया आ जाएंगे सो हमारे पास जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड दैट एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम विल कॉज के रिक्रूटमेंट ऑफ द कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होंगे, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज होंगे, वो सारे न्यूट्रोफिल्स को बुलाएंगे, जमा करेंगे, और न्यूट्रोफिल्स आएंगे तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। तो दिस इज अबाउट ऑल द पैथोजेनेसिस ऑफ द एक्ने। देन अब बात की जाए इसके फैक्टर्स की। फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्ने के, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको बढ़ा भी देते हैं और कुछ इसको कम भी कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन्स की। सो हार्मोन्स क्यों सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है? बेसिकली हमने जैसे बताया कि ये सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन हार्मोन होते हैं। सो अगर हमारे पास एंड्रोजन बढ़ रहा है तो दैट मीन्स सेबेशियस ग्लैंड का साइज भी बढ़ेगा, उसकी सिक्रीशन भी बढ़ेंगी, सो एक्ने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। देन पीसीओएस जो होते हैं, ये एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, फीमेल्स में होता है, इसमें भी एंड्रोजन हार्मोन बढ़ रहा होता है, दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स द रेजिस्टेंट एक्ने। देन इन्फेंटाइल एक्ने जो होती है ये कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के पेशेंट्स में मिल रही होती है। फ्लूइड रिटेंशन की बात की जाए, सो फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, दैट इज लीडिंग टू द इंक्रीज्ड हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन बढ़ रही है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, दैट विल लीड टू द स्वेलिंग ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। देन स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड एक्ने भी हो रही होती है बहुत सारे पेशेंट्स को, क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, दैट विल लीड टू द एक्ने फॉर्मेशन। देन हमारे पास डाइट की बात की जाए तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक मिल्क, योगर्ट, और उसके बाद नट्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, ये सब भी जो होते हैं हमारे पास एक्ने को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज इनमें कुछ ऐसे, जैसे मिल्क होता है तो मिल्क में कुछ ऐसी हार्मोन्स होते हैं, या फिर जो हमारे पास ये चॉकलेट, कॉफ़ी, इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक्ने को इंड्यूस कर सकती हैं। देन सीज़न की बात की जाए तो बेसिकली जो एक्ने है वो सनलाइट से इम्प्रूव होती है। नाउ सीजन एक्ने सनलाइट एक्ने नहीं करवाता, सनलाइट बेसिकली से इम्प्रूव कर रही होती है। कैसे? कि जो हमारे पास सीबम होता है वो ड्राई हो रहा होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो उसमें आ जाता है जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ हो रहे होते हैं इन द किचन एंड द मिनरल ऑयल इन द इंजन्स, तो दैट कुड लीड टू द ऑयल फॉलिकुलाइटिस। सो ये जो वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल से क्या मुराद है कि ये हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर है कि आपका जो है उससे एक्सपोजर हो रहा है, बार बार वो आपकी स्किन से टच कर रहा है, स्किन को बार बार लग रहा है, तो दैट में लीड टू द फॉलिकुलाइटिस, और उसकी वजह से ये एक्ने बन सकती है। देन कॉस्मेटिक एक्ने जो ये मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, किसी को अगर सूट ना करें और कोई रिएक्शन हो जाए तो दैट मे लीड टू द कॉमेडोजेनिक एक्ने। देन रिच ऑयल ऑन द स्कैल्प, अगर कोई बहुत ज़्यादा अरसे तक मतलब 2-3 दिन तक बेसिकली ऑयल लगाकर छोड़ देता है, सो उसकी वजह से भी एक्ने डेवलप हो सकती है, या अगर कोई एक्सेसिव यूज़ ऑफ द हेयर जेल्स, हेयर स्प्रे वगैरह करता है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। देन आइट्रोजेनिक फैक्टर्स में आ जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आइदर टॉपिकल या सिस्टमिक। अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से केराटिनाइजेशन बढ़ जाती है ऑफ द पाइलोसेबेशियस डक्ट एंड इंक्रीज इन द एक्ने, यानी पाइलोसेबेशियस डक्ट में केराटिन की डेपोजिशन बढ़ जाएगी। देन एंटी एपिलेप्टिक्स जो होती है ना, ये आपकी जो ओरल रीजन होता है, लिप्स के अराउंड जो बाहर वाला जो पूरा रीजन है ना, उसके ऊपर ये एक रेडिश सी एक्नी बना देता है जो एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स होती हैं, तो दैट इज़ नोन एज पेरी ओरल डर्मेटाइटिस। देन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन ऑल्सो लीड टू द एक्ने बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। अब अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ एक्ने की, सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एक्ने, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो याद रखनी है आपने, एक्ने वल्गैरिस है, जबकि मोस्ट सिवियर फॉर्म जो है दैट इज़ द एक्ने फुल्मिनेंस। जो एक्ने वल्गैरिस होती है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है। देन ये प्यूबर्टी पे अराइज करती है, मोस्ट कॉमन होती है इन मेल्स, जो बॉयज़ होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स। प्यूबर्टी के टाइम पर अराइज करती है। इसमें कॉमेडोजेनिक जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे एक्ने बनती है दैट इज़ द फेस, बैक एंड चेस्ट, ये 3 साइड्स होती हैं जहाँ पे मोस्टली डेवलप हो रही होती है। फैमिली हिस्ट्री भी रखती है ये कि प्रीवियस जो फैमिली में मेल्स हैं उनमें भी हुई थी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और अब नेक्स्ट में जनरेशन में भी हो रही है। 16 to 18 ईयर्स जो कि प्यूबर्टी एज होती है उसमें कॉमन है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये हमारे पास एक्ने किलोइडालिस होती है। किलोइडालिस का क्या मतलब होता है कि ये एक तरह की स्कारिंग भी छोड़ सकती है ऑन द फेस एंड ऑन द नेक ऑफ द मैन। जब भी किलोइडालिस की बात की जाए ना, सो दैट मीन्स देयर वुड बी स्कारिंग। ठीक है, कंप्लेन क्या करते हैं जो पेशेंट्स आपके पास आएंगे, वो कंप्लेन क्या करेंगे, दैट देयर इज़ एक्सेसिव ग्रीजीनेस ऑफ द स्किन। ग्रीजीनेस क्यों हो रही है? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो सीबम की सिक्रीशंस हैं वो कैसी हैं, लिपिड इन नेचर हैं, विथ स्पॉट्स लाइक ब्लैक हेड बन रहे होते हैं,
पिंपल्स बन रहे होते हैं एसोसिएटेड विद द पेप्यूल्स, पिस्ट्यूल्स भी बन जाते हैं कुछ पेशेंट्स में, और उसके बाद जो है अगर ज़्यादा सिवियर केस हो जाए तो सिस्टिक लीजन्स भी बन जाती हैं। बट जो मेजर कंप्लेन आपने याद रखनी है दैट इज़ द ग्रीजीनेस ऑफ द स्किन, ब्लैक हेड्स, स्पॉट्स बन रहे हैं या पिंपल्स बन रहे होते हैं, ये कंप्लेन होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्ने एक्सकोरिए की। सो ये नाम से बता रहा है कि इसमें एक्नी है जिसके साथ एक्सकोरिएशन है। होता क्या है कि किसी भी पेशेंट को अगर एक्नी होती है सो देयर इज़ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर कि आप जो है वो उसको उस पे जो पिंपल हुआ हुआ है या तो उसको तोड़ दो या उसका जो है आप प्रिक कर दो उसको, जो है मतलब वहाँ पे इचिंग करना, ये सारी जो फैक्टर्स हो रही होती है ना पिंपल के साथ और एक्नी के साथ, तो दैट विल बेसिकली लीडिंग टुवर्ड्स द एक्सटेंसिव डिसफिगरिंग ऑफ द स्किन। होता क्या है कि अगर वो पिंपल है वो खुद ही रिजॉल्व हो जाए या कोई ऑइंटमेंट से, तो दैट इज़ अ सिंपलेस्ट वे। लेकिन अब अगर आप वहाँ पे इचिंग करोगे, उसको खुद से प्रिक करोगे, तो देयर इज़ अ चांस कि आपकी जो है वो एक्नी बढ़ सकती है और यू मे डेवलप डिसफिगरिंग एक्सकोरिएशन ऑफ द स्किन। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए इन्फेंटाइल एक्ने की, सो देयर विल बी द लोकलाइज्ड एक्ने लीजन ऑन द फेस, जो कि बस शुरू के कुछ महीने में बच्चों के फेसेस पर होती है, खुद ही रिजॉल्व हो जाती है, खुद ही ठीक हो जाती है। देन एक्ने कॉन्ग्लोबैटा या फिर फुलमिनेंस जो होती है, ये मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ द एक्ने होती है। ये मोस्टली कॉमन होती है इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, बॉयज़ में कॉमन होती है। साइट इसकी फेस, लेम एंड ट्रंक होता है। अच्छा, ये हमारे पास सिवियर फॉर्म क्यों है? क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ इसमें एक्नी बन रही होती है बल्कि क्या हो रही होती है, एक्सटेंसिव नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी होती है। मैंने आपको पहले बताया जब मैंने यहाँ पे आपको एक्नी वल्गैरिस बताई थी कि पहले तो सिर्फ ग्रीजीनेस ऑफ द स्किन और स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स की कंप्लेन होती है, लेकिन क्या होता है कि अगर ये पेप्यूल्स, पिस्ट्यूल्स बन जाएं तो दैट विल लीड टुवर्ड द एक्नी फुलमिनेंस, कि वो सिवियरिटी बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद सिस्ट बन जाती है। तो नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी होती है जिसमें हमारे पास पिस्टुलर लीजन्स बनती है, दैट विल कन्वर्ट इनटू द एब्सेस फॉर्मेशन। अब हमने ये तो पढ़ा हुआ है जब भी हमारे पास एब्सेस बनता है सो देयर इज़ अ कंप्लेन ऑफ द फीवर, इन्फेक्शन होगा तो फीवर तो होगा। तो जो पेशेंट कंप्लेन करता है उसमें एक्ने के साथ एडिशनली जो आती है दैट इज़ द फीवर, मलेज एंड अ जॉइंट पेन। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा होता है टू द प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नीज के अगेंस्ट, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा होता है। इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो इसमें डेवलप हो सकती है दैट इज़ द पायोडर्मा फेशियालिस, दैट इज़ द एरिथेमेटस नेक्रोटिक लीजन, जो कि वुमेन्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो एरिथेमेटस यानी कलर चेंजेस मिल जाएंगे, नेक्रोटिक मतलब वहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस हो रही होगी इन द एडल्ट वुमेन। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात की जाए सो देयर कुड बी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, स्कारिंग, किलॉइड फॉर्मेशन एंड डिप्रेशन। नाउ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो रही होती है, नंबर 2 पे स्कारिंग हो सकती है पेशेंट को, अब टाइप्स ऑफ स्कारिंग मैं आपको बताऊंगी। नंबर 3 पे किलॉइड बन सकता है, कि जो मैंने आपको बताया था ना कि किलॉइड हमारे पास स्कारिंग ही होती है एक तरह से, लेकिन वो स्कारिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, दैट इज़ नोन एज किलॉइड। डिप्रेशन हो गया पेशेंट को, कुछ लोगों को इतना इशू होता है कि उनके फेस पर अगर एक्सेसिव एक्नी होती है सो उनमें ना एक तरह का डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, उन्हें सोसाइटी को फेस करने में बहुत मसला आ रहा होता है, जो कॉम्प्लिकेशन में एक डिप्रेशन भी आता है इन एक्नी। टाइप्स ऑफ स्कारिंग की बात की जाए तो 3 बेसिक टाइप्स है, आपने अच्छे से याद रखनी है, आसपी में पूछ ली जाती हैं। आइस पिक स्कार, रोलिंग स्कार एंड बॉक्स स्कार। जो आइस पिक स्कार होता है ये नैरो पंक्टिफॉर्म डीप स्कार्स होते हैं। इनकी जब आप पिक्चर्स जो अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी ना उसे पॉज करके इन डिटेल गौर से देखेंगे ना तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या बात हो रही है। एक में छोटे छोटे से ना डिप्रेशन की तरह बने हुए होंगे डीप स्कार्स, दैट आर नोन एज द आइस पिक स्कार्स। ये वी शेप्ड की तरह होते हैं, वाइडर एट सरफेस होते हैं। रोलिंग स्कार की बात की जाए, वाइडर एट सरफेस का क्या मतलब है कि जब आप इन्हें ऊपर से देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये सरफेस है, तो सरफेस पे क्या है ये वाइडर है, लेकिन नीचे डीप जाते जाते ये क्या हो जाएंगे हमारे पास नैरो होते जाएंगे। तो जो ये है हमारे पास वी शेप, आइस पिक आर द वी शेप स्कार, जिसमें जो इनकी सरफेस है वो वाइड होती है और फिर डीपर जाते जाते ये हमारे पास नैरो हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रोलिंग स्कार्स की। सो वी हैव कि ये हमारे पास 4 to 5 मिलीमीटर इन साइज़ होते हैं। इसमें हो क्या रहा होता है कि जो ये आपकी स्ट्रेट स्किन होती है, दिस इज़ योर स्ट्रेट स्किन, अब ये स्किन क्या करेगी यहाँ से रोल कर जाएगी, यूँ करके रोल कर जाएगी। अब रोल करने के बाद रोल करना कैसे हो रहा है कि जो स्किन है ना वो नीचे जाके सबक्यूटेनियस टिश्यू से अटैच करी, जिसकी वजह से ये इस तरीके से रोल कर गई है। सो रोलिंग में हमारे पास टैथरिंग हो रही होती है, दैट मीन्स जो डर्मिस है ना वो नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू से जाके अटैच हो रहा होता है, वहाँ पे फिक्स्ड हो रहा होता है। देन वी हैव बॉक्सकार स्कार जो कि यू शेप्ड होता है, इसमें हमारे पास राउंड ओवल शेप करके ना बिल्कुल
सुपरफिशियली एक राउंड ओवल करके जो है आपको लीजन नज़र आती है जो कि वेल डिफाइंड होती है। अब जहाँ पे रोलिंग और बॉक्स कार में बहुत डिफरेंस होता है, इसमें हमारे पास स्किन ना अंदर की तरफ रोल हुई हुई नज़र आएगी, जबकि बॉक्स कार में ऊपर से माइन्यूट माइन्यूट से राउंड सी अपीयरेंस नज़र आ रही होती है स्कारिंग की। सो ये 3 तरह की स्कारिंग है जो कि आपने याद रखनी है। फिर अब बात कीजिए क्लासिफिकेशन की ऑफ एक्नी। सो वी हैव अ टाइप 1 जिसमें मेनली कॉमेडोन्स अपीयर हो रहे होते हैं, जो कि स्मॉल इन्फ्लेम्ड पेप्यूल्स और पिस्ट्यूल्स भी मिल सकते हैं, और मोस्टली सिर्फ कॉमेडोन्स मिल रहे होते हैं, यानी ब्लैक हेड या वाइट हेड्स। स्कारिंग बिल्कुल नहीं होती। टाइप 2 में क्या होता है, कॉमेडोन्स के साथ पेप्यूल्स और पिस्ट्यूल्स आ जाते हैं जो कि फेशियल रीजन को सिर्फ इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और माइल्ड सी स्कारिंग मिल रही होती है। टाइप 3 में हमारे पास कॉमेडोन्स भी बढ़ जाते हैं, पेप्यूल्स पिस्ट्यूल्स भी बढ़ जाते हैं, और बढ़ते किस तरीके से, वहाँ पे सिर्फ फेस इन्वॉल्व हो रहा था, यहाँ पे बैक और चेस्ट एंड शोल्डर का रीजन भी इन्वॉल्व हो जाता है, और नोड्यूल्स और सिस्ट तक भी कहानी जा सकती है, मॉडरेट स्कारिंग मिलती है। टाइप 4 का क्या मतलब है, हमारे पास लार्ज सिस्ट बन जाएंगे। अब बात कॉमेडोन्स, पेप्यूल्स, पेस्ट्यूल से बढ़कर कहाँ चली गई है, सिस्ट पे। तो सिस्ट नज़र आएंगे फेस, नेक और अपर ट्रंक पे, और सिवियर स्कारिंग मिल रही होती है। सो सिंप्लीफाई रखेंगे तो याद रहेगा, पहले में सिर्फ कॉमेडोन्स मिलेंगे, नो स्कारिंग। सेकंड में पेप्यूल्स, पेस्ट्यूल्स मिलेंगे सिर्फ फेस पे विद कॉमेडोन्स, और माइल्ड स्कारिंग हो रही होगी। टाइप 3 में कॉमेडोन्स के साथ पेप्यूल्स, पेस्ट्यूल्स हैं, लेकिन वो स्प्रेड कर रहे हैं फेस के साथ साथ शोल्डर पे, चेस्ट पे और बैक पे, और मॉडरेट स्कारिंग है। टाइप 4 में हमारे पास कॉमेडोन्स और पेस्ट्यूल से बात बढ़कर कहाँ चली गई, सिस्ट और नोड्यूल्स तक चली गई है, जो कि फेस, नेक और अपर ट्रंक को इन्वॉल्व करें, और सिवियर स्कारिंग हो रही होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एक्नी। सो ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो क्लेंजर दिया जाता है पेशेंट को, जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो केराटोलाइटिक हो। केराटोलाइटिक क्यों दे रहा है, क्योंकि पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि केराटिन की डिपोजिशन हो रही होती है, केराटिन की वजह से ही ब्लॉकेज हो रहा है। तो केराटिन को तोड़ने के लिए आप ऐसे क्लेंजिंग एजेंट्स देंगे जो कि केराटिन प्लग्स को तोड़ें। देन टॉपिकल जो होता है, उसमें आप जो ड्रग्स दे रहे होते हैं उसमें बेंजोइल पेरोक्साइड आ जाता है, जो कि पीलिंग एजेंट है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी रखता है। इट इज़ बैक्टीरियोस्टेटिक यानी जो ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे रोकेगा। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि एक्नी कॉज करवा रहे होते हैं, और ये कोमिडोलाइटिक भी होता है। देन नेक्स्ट वी हैव सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या करवाता है, फॉलिकुलर एपिथेलियम की डिस्क्वेमेशन करवा रहा होता है, जो हमारे पास हाइपरकेराटोसिस होती है उससे खत्म कर रहा होता है, और फॉर्मेशन ऑफ द कॉमेडोन्स को इनहिबिट कर रहा होता है। देन एजेलिक एसिड की बात की जाए, सो इट इज़ एंटी कैराटिनाइजिंग एंड एंटी बैक्टीरियल बोथ, जो कि बहुत अच्छा होता है फॉर एक्ने ट्रीटमेंट। और एडवर्स इफेक्ट इसके हैं, डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड शुड बी यूज्ड विद केयर। मतलब स्किन में ना डिसकलरेशन हो सकती है, तो इतना इसको यूज़ नहीं किया जाता। इसकी प्रॉपर्टीज़ तो अच्छी हैं कि दो काम एक ही ड्रग से हो जाएंगे, लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट है जो कि आपने याद भी रखना है। देन वी हैव टॉपिकल रेटिनॉइड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें आपने टॉपिकल एंड सिस्टमिक कब कब देना है। टॉपिकल रेटिनॉइड्स होते हैं, दैट इज़ द एडापेलिन एंड ट्राइटिनोइन। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं एंड कॉमिडोलाइटिक भी हैं। इन्हें सिर्फ रात में एक दफ़ा यूज़ करना होता है, बिकॉज अगर दिन में लगाएंगे तो फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट इसकी स्किन इरिटेशन है, दैट रिजल्ट इन द एरिथमा एंड डिस्क्वेमेशन। देन टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन आ जाती हैं। टॉपिकल रेटिनॉइड में कौन सी ड्रग देते हैं, इनका क्या काम होता है, और इनका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सारे पॉइंट्स याद रखना है आपने। सिस्टमिक की बात की जाए तो हार्मोनल थेरेपी देंगे, बिकॉज एंड्रोजन के अंडर इन्फ्लुएंस बन रहे थे ना, तो उसमें आपने स्पाइरोनोलैक्टोन्स दे देने हैं, जो कि एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट रखता है। एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन देंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए ये बात याद रखिएगा कि ये 12 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए अगर बच्चों में दे रहे हैं तो। देन ओरल रेटिनॉइड्स दिया जाता है, जो कि होता है आइजोट्राइटिनोन। इसकी जो है आपने डोज याद रखनी है, 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी दिया जाता है। ये इंडिकेशन क्या है ऐसी, अब ये ना ओरल आप हर किसी में नहीं दे रहे होते, टॉपिकल आप यूज़ कर रहे होते हैं। टॉपिकल का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, अगर माइनर सी एक्नी है तो वो इजीली रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन कोई ऐसी एक्नी है जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, आपने सारी ड्रग्स दे के हर तरह का ना अच्छा सा मेथड अप्लाई करके कि क्लिनजिंग अच्छी हो, उसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड दे दिया, अदर ड्रग्स अप्लाई करके देख लिया, नहीं हो रहा है ठीक, तो उस केस में आपने ओरल रेटिनॉइड्स देने होते हैं। और दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द रेजिस्टेंट एक्नी या स्कारिंग एक्नी, इन केसेस में देंगे आप ओरल रेटिनॉइड।
अदर्स इंडिकेशन में एक्ने फुल्मिनेंस आ जाता है और एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड ग्राम नेगेटिव फॉलिक्यूलाइटिस इन पेशेंट विद एक्ने वल्गैरिस, यानी एक तो एक्ने फुल्मिनेंस मैंने आपको बताया था सिवियर फॉर्म ऑफ द एक्ने है, दूसरा एक्ने वल्गैरिस इतने सिवियर फॉर्म थी नहीं, उसमें जो आपने एंटीबायोटिक्स लगा लगा के उसका जो है सिवियर फॉलिक्यूलाइटिस करवा दिया है, उस केस में फिर आपने देनी पड़ेगा ओरल रेटिनॉइड्स, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर एक्ने अगर पूछी जाए तो दैट इज़ द ओरल रेटिनॉइड दैट इज़ नेम्ड एज आइसोट्राइटिनॉन और उसकी डोज क्या है 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी। एडवर्स इफेक्ट में क्या आ जाता है, ड्राइनेस, एलोप्लेशिया, फोटोसेंसिटिविटी, डिक्रीज्ड नाइट विजन, डिप्रेशन, स्केलेटल हाइपरोस्टोसिस एंड हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, ये एडवर्स इफेक्ट भी याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप किसी फीमेल पेशेंट को दे रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, तो आपने उस पेशेंट को ये बात ज़रूर बतानी है कि वो फॉर नेक्स्ट 1 मंथ या कहीं बुक्स में लिखा हुआ भी है कि 3 मंथ, कि वो नेक्स्ट 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को टोटली अवॉइड करेंगी, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो हमारे पास विटामिन ए अगर ओरल ली जाए तो उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, टेराटोजेनिक होता है, सो उस टेराटोजेनिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए नेक्स्ट 3 मंथ के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाएगा। देन वी हैव एक्ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने। एक छोटा सा टॉपिक है रोजेशिया, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रोजेशिया होता क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती हैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द राइनोपाइमा। राइनोपाइमा से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। पहले रोजेशिया क्या होता है, रोजेशिया में क्या होती है, फेस पे ना इसकी पिक्चर आपने माइंड में लानी है, जो कि अभी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। सो पिक्चर में जो आपने देखा होगा उसमें क्या है कि फेस पे एक्सेसिव फ्लशिंग हो रही होती है, एक्सेसिव रेडनेस हो रही होती है, कुछ वेसल्स भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। सो इसमें क्या हो रहा होता है, फेशियल फ्लशिंग नंबर 1, परसिस्टेंट एरिथमा यानी रेडनेस, देन टेलेंजेक्टिएसिस मतलब वेसल्स नज़र आना, और साथ ही साथ क्योंकि यह हम एक्नी के साथ पढ़ रहे हैं तो डैट मीन्स इसमें पेप्यूल्स, पेस्ट्यूल्स और ओडिमाटिस कंडीशन भी डेवलप हो रही होती है। उसके बाद राइनोपाइमा इज़ अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ रोजेशिया। रोजेशिया जो होता है ना ये सिर्फ फेस को ही इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब फेस में भी कौन सा एरिया, चिन, नोज़ और चीक वाला एरिया, तो चिन, नोज़, चीक वाला जो एरिया होता है उसको इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब नोज़ में क्या होता है कि ये हाइपरट्रॉफी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड की वजह से जो नेज़ल स्किन होती है ना वो ओवर ग्रोथ अपीयरेंस लग रही होती है, कोर्स इन टेक्सचर लग रही होती है, यानी मोटी मोटी सी लग रही होती है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रॉस थिकनेस एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स। याद रखिएगा कि राइनोपाइमा में क्या हो रहा था, हाइपरट्रॉफी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। इसके अलावा अदर सिम्टम्स में कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस, मतलब ये आई को भी इन्वॉल्व कर सकता है, आईलिड ओडिमा हो सकता है, क्योंकि इसकी साइड क्या है, चीक, नोज़, चिन वाला जो एरिया, यानी जो चीक नोज़ वाला एरिया जब इन्वॉल्व होगा तो आपकी आई की भी इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं, तो दैट में लीड टू द कंजक्टिवाइटिस, ब्लेफराइटिस एंड आईलिड ओडिमा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्ने। सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िएगा, ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, टाइप्स ऑफ स्कारिंग देख लीजिएगा, रोजेशिया के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएं, इनको ज़रूर याद करिएगा। जज़ाकल्लाह।